गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी कैन ट्रेवर्स ऑल द नोड ऑफ द ग्राफ यूजिंग ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च traversal algorithm. Now we are going to discuss how we can traverse all the nodes of the graph using depth first search algorithm. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो BFS algorithm है that uses the concept of queue, whereas depth first search algorithm uses the concept of stack. Stack आपको मालूम ही है क्या है? Stack is nothing, it is a data structure. It is a linear data structure that works on first and last out principle. और यहाँ पर स्टैक में एलिमेंट पुश होने के लिए भी हमारे पास एक ही एंड है और एलिमेंट पॉप अप होने के लिए भी, मतलब एलिमेंट स्टैक से बाहर निकालने के लिए भी एक ही एंड है। यहाँ पर एक ही आपका एंड होता है एलिमेंट को पुश करने के लिए और एलिमेंट को पॉप अप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टॉप, है ना। उसको टॉप से हम डिनोट करते हैं, टॉप से हम डिनोट करते हैं उस एंड को। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई डेप्थ फॉर सर्च एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सिंग दी नोड्स ऑफ दी ग्राफ। तो यहाँ पर आपको एल्गोरिथम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस एल्गोरिथम एग्जीक्यूट डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन द ग्राफ जी बिगिनिंग एट दी स्टार्टिंग नोड ए। आपको ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ के ऊपर आपको क्या करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करना है। और उस ग्राफ में एक चीज और दी होगी, स्टार्टिंग नोड, कि किस नोड से आपको ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा एल्गोरिथम का? स्टेप 1 एज इट इज जैसे आपका ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में था कि हमें सारे नोड को रेडी स्टेट में लेके आना है, मतलब इनिशियलाइज ऑल दी नोड्स टू द रेडी स्टेट एंड रेडी स्टेट कैन बी डिनोटेड बाय 1। स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा हमारे पास कि जो आपका पहला नोड है ना, ग्राफ में जो भी आपका स्टार्टिंग नोड होगा जहां से आपको ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है, उस नोड को आपको क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश कर देना है और उसका स्टेटस क्या कर देना है, स्टेटस उसका क्या हो जाएगा, वेटिंग स्टेटस हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा उसका स्टेटस, दैट इज 2। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में एक लूप आपको अप्लाई करना है। दिस लूप विल चेक वेदर योर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। स्टैक आपका एम्प्टी है कि नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स विल हैव टू रिपीट स्टेप नंबर 4, देन आफ्टर स्टेप नंबर 5 दिस स्टेप विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 ये है कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जिस पर्टिकुलर नोड को आप स्टैक में पुश करेंगे, फोर्थ स्टेप में उस पर्टिकुलर नोड को आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप पॉप अप करेंगे और इसका स्टेटस वेटिंग स्टेट से क्या हो जाएगा, अपडेट होके प्रोसेस स्टेट में आ जाएगा, दैट इज 3। देन स्टेप 5 क्या करेंगे? स्टेप 5 में जो भी नोड, जो भी एलिमेंट आपने पॉपअप किया है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट, उस पर्टिकुलर नोड के जितने भी नेबर्स होंगे उनका स्टेटस रेडी स्टेट से अपडेट होके क्या हो जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, दैट इज स्टेट 2। और ये प्रोसेस, ये स्टेप नंबर 4 एंड 5 जब तक रिपीट करेंगे जब तक कि आपका पर्टिकुलर स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, स्टेप नंबर 6 आपकी एग्जीक्यूट होगी। आफ्टर ब्रेकिंग दी लूप आपकी स्टेप 6 एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ऑन दी गिवन ग्राफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ ग्राफ आपको गिवन है। ग्राफ में कितने नोड हैं? A, B, C, D, E, F, मतलब यहाँ पर ग्राफ में हमारे पास 6 नोड अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 1 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग जितने भी नोड अवेलेबल हैं उसका पर्टिकुलर स्टेट हमें क्या इनिशियलाइज कर देना है, 1, मतलब दे ऑल आर इन अ रेडी स्टेट। सारे नोड जो होंगे वो रेडी स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? जहां से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट हो रही है उस पर्टिकुलर नोड को हमें क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है और उसका स्टेटस वेटिंग स्टेट से क्या कर देना है,
सॉरी रेडी स्टेट से उसका स्टेटस अपडेट करके वेटिंग स्टेट में ला देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से अपने नोड ए से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट की है। नोड ए का जो पहला स्टेट था इनिशियलाइज किया था अपन ने 1, अब ये क्या हो गया है, इस पर्टिकुलर ए नोड को अपन ने स्टेप 1 में स्टैक में पुश किया है और स्टैक में पुश करने के बाद इसका जो स्टेटस है वो हमने अपडेट करके वेटिंग स्टेट कर दिया है। ठीक है, नाउ स्टेप 3 आपकी लूप की स्टेप है और लूप क्या चेक कर रहा है, वेदर स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। तो आप देख सकते हैं स्टैक के अंदर यहाँ पर ए हमने पुश किया हुआ है, मतलब देयर इज समथिंग इनटू द स्टैक इज नॉट एम्प्टी इन दिस सिचुएशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिपीट द स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 ये है, जो भी नोड आपने स्टैक के अंदर पुश किया है उस पर्टिकुलर नोड को आप इस स्टैक से क्या करेंगे, पॉप आउट करेंगे और उसका स्टेटस क्या कर देंगे, आप वेटिंग स्टेट से प्रोसेस स्टेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो अपन ने ए एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश किया था उस पर्टिकुलर एलिमेंट और आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट और नोड को यहाँ से पॉप आउट करेंगे और पॉप आउट करने के बाद उस पर्टिकुलर नोड का आप जो स्टेटस है वो रेडी वेटिंग स्टेट से आप क्या कर देंगे, प्रोसेस स्टेट में उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, जो भी एलिमेंट जो भी नोड आपने स्टैक से पुश किया है, पॉप किया है, उस पर्टिकुलर नोड के जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड नोड हैं, उन सभी पर्टिकुलर नोड या एलिमेंट को आप क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश करेंगे और सभी का स्टेटस क्या होगा, रेडी स्टेट में होंगे सभी, क्योंकि इनिशियली हमने सभी को रेडी स्टेट अलॉट की है। रेडी स्टेट से अपन उनका स्टेटस चेंज करके अपडेट करके क्या कर देंगे, वेटिंग स्टेट में कर देंगे। तो अपन देखें यहाँ पे इस पर्टिकुलर ए के एडजेसेंट कितने हमारे पास नोड अवेलेबल हैं, बी और सी दोनों ही नेबर्स हैं ए के, जो कि ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। डी ई एफ की बात करें तो ये तीनों नोड का डायरेक्ट ए से कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी ए से नहीं है, मतलब डी ई एफ को हम अभी स्टैक के अंदर नहीं लेंगे। स्टैक के अंदर जो पुश होंगे वो दो ही एलिमेंट, दो ही नोड होंगे, बी और सी। तो आप स्टेप 2 में देख सकते हैं, पहले अपन ने बी को पुश किया, देन हमने सी को पुश किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें, फिर से आपका लूप रिपीट होगा। लूप रिपीट होने के बाद हाँ, और एक चीज और इसके अंदर, आपने जैसे ही इसको इन दोनों एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश किया तो आपको क्या करना है, इन दोनों नोड का जो स्टेटस है वो वो अब रेडी स्टेट से क्या हो जाएगा, वेटिंग स्टेट हो जाएगा। देख सकते हैं सी का स्टेट जो है वो 1 से 2 हो गया स्टेटस, बी का भी सेम हुआ, 1 से 2 हो गया, दैट मीन्स दे बोथ आर इन वेटिंग स्टेट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 वापस से रिपीट होगी, स्टैक चेक होगा वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। नाउ इट इज नॉट एम्प्टी क्योंकि इसके अंदर सी और बी अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 रिपीट होगा लूप की कंडीशन ट्रू होने पे। जैसे ही स्टेप नंबर 4 रिपीट होगा तो स्टेप नंबर 4 क्या है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो स्टैक में पुश किया गया है वो पॉप होगा और उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, वो अब वेटिंग स्टेट से क्या आ जाएगा, प्रोसेस स्टेट में आ जाएगा। तो स्टैक का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में पुश हुआ है वो पहले यहाँ से पॉपअप होगा, मतलब इस पर्टिकुलर स्टैक से स्टेप 2 में सी पॉप आउट होगा। ठीक है, और सी के पॉप आउट होने पर क्या होगा, स्टेप नंबर 5 रिपीट होगी। स्टेप नंबर 5 होगी, जो भी एलिमेंट जो भी नोड स्टैक से पॉप आउट हुआ है उसके नेबर स्टैक में क्या होंगे, पुश होंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही सी यहाँ से पॉप आउट हुआ तो सी के जो भी नेबर्स हैं, सी के यहाँ पर कितने नेबर्स हैं, सी के यहाँ पर 2 नेबर्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डी और ई। ठीक है, तो दोनों ही स्टैक के अंदर पुश होंगे। देन सी तो पॉप आउट हो गया, सी सीक्वेंस में आ गया आपका। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डी पुश हुआ और उसके बाद ई पुश हुआ। ठीक है, डी और ई दोनों नोड का स्टेटस क्या हो गया, दोनों ही रेडी स्टेट से किसमें आ गए, सॉरी वेटिंग स्टेट से किसमें आ गए, अब ये दोनों प्रोसेस स्टेट में, ये दोनों रेडी स्टेट वेटिंग स्टेट में
आ गए। ठीक है, देन स्टेप नंबर रिपीट होगा आपका, स्टेप नंबर 4 रिपीट होगा। स्टेप नंबर 4 रिपीट होगा यहाँ पे अपना। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, जो भी एलिमेंट, जो भी नोड स्टैक से पॉप आउट हुआ है, उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, अब प्रोसेस स्टेट में आ जाएगा। तो ई यहाँ पर पॉप आउट होगा, क्योंकि स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब जो एलिमेंट लास्ट में स्टैक में अंदर पुश हुआ है वो सबसे पहले पॉप आउट होगा। तो यहाँ से ई पॉप आउट हो जाएगा और ई आपके ट्रेवल्सल सीक्वेंस में आ जाएगा, देख सकते हैं आप ए, सी और ई। ठीक है, तो जैसे ही ई यहाँ से पॉप आउट होगा तो ई का स्टेटस क्या हो गया यहाँ से, अब ये प्रोसेस आपका वेटिंग स्टेट से किसमें आ गया है, प्रोसेस स्टेट में आ चुका है, प्रोसेस स्टेटस को अलॉट हो चुकी है। और जैसे ही ये ई प्रोसेस स्टेट में आया तो इसके बाद स्टेप 5 रिपीट होगी और जो भी एलिमेंट स्टैक के अंदर से पॉप आउट हुआ है उसके नेबर सब स्टैक के अंदर पुश होंगे। तो ई का डायरेक्टली नेबर आप देख सकते हैं कौन है, एफ है। ठीक है, तो एफ स्टेप 4 के अंदर पुश हो जाएगा और स्टेप 5 रिपीट होगी। और स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में फिर से क्या होगा, स्टेप 3 यहाँ पर रिपीट होगी, स्टेप 5 तो कंप्लीट हो गई थी। स्टेप 4 में फिर से चेक किया जाएगा स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। स्टैक के अंदर 3 एलिमेंट मौजूद है यहाँ पे, एफ, डी और बी। तो स्टेप 4 रिपीट होगा। स्टेप 4 में एलिमेंट यहाँ पर पॉप आउट होगा। पॉप आउट कौन सा होगा, एफ पॉप आउट होगा, क्योंकि स्टैक जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के फैशन पे प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एफ यहाँ से पॉप आउट हुआ और जैसे ही एफ पॉप आउट होगा तो इसका जो स्टेटस है वो वेटिंग स्टेट से अब क्या आ जाएगा, प्रोसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एफ प्रोसेस स्टेट में आया तो स्टेप 5 रिपीट होगी। स्टेप 5 में जो भी एलिमेंट स्टैक से पॉप आउट हुआ है उसके नेबर्स स्टैक के अंदर पुश होंगे। तो आप देख सकते हैं एफ के डायरेक्टली नेबर कौन है, मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड नोड्स कौन से हैं, डी और ई हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों का ही स्टेटस क्या है, ई तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और डी अभी वेटिंग स्टेट में है। तो डी को अपन वापस से पुश नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी स्टैक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर स्टेप 5 आपका कंप्लीट हो गया है। वापस से आपका स्टेप 3 रिपीट होगा, स्टैक का एम्प्टीनेस चेक होगा, लेकिन स्टैक यहाँ पर एम्प्टी नहीं है क्योंकि डी और बी यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में डी अब यहाँ पर पॉप आउट होगा और जैसे ही पॉप आउट होगा तो इसका वेटिंग स्टेटस प्रोसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी के नेबर देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। स्टेप 5 के अकॉर्डिंग डी के नेबर जो हैं वो एफ हैं और सी हैं और बी हैं। तो बी भी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, सॉरी बी ऑलरेडी यहाँ पर वेटिंग स्टेट में है ना, प्रोसेस होने के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तो बी को भी अपन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं और बी आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपका स्टैक के अंदर मौजूद है। सी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सी ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और ये आपके ट्रैवर्सिंग सीक्वेंस में आ चुका है। ठीक है, एफ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एफ भी यहाँ पर प्रोसेस हो चुका है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब वापस से स्टेप नंबर 3 रिपीट होगी। तो स्टेप नंबर 3 में स्टैक की एम्प्टीनेस चेक होगी। स्टैक एम्प्टी नहीं है अभी भी क्योंकि यहाँ पर बी अवेलेबल है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप रिपीट होगी। तो फोर्थ स्टेप में बी पॉप आउट होगा और इसका जो स्टेट है वो वेटिंग स्टेट से प्रोसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर स्टेप 5 रिपीट होगी। स्टेप 5 में इसके जो नेबर्स हैं, इसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो स्टैक के अंदर पुश होंगे। ठीक है, तो बी के जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं वो कौन से हैं, ए हैं, सी है और डी है। तो ए, सी और डी देख सकते हैं ऑलरेडी दे ऑल आर प्रोसेस स्टेट, दे ऑल आर हैविंग प्रोसेस स्टेट। तो इसको अपन स्टैक के अंदर पुश नहीं कर सकते हैं। दैट मीन आपकी स्टेप 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है। स्टेप 3 वापस से रिपीट होगा। स्टेप 3 में अब एम्प्टीनेस चेक होगी स्टैक की, तो स्टैक यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है,
मतलब इस लूप को स्टैक एम्प्टी मिलेगा, तो लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और सीधे स्टेप 6 पर आपका कंट्रोल मूव करेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीक्वेंस हमें क्या मिला, A C E F D B। तो हमने यहाँ पर क्या किया, गिवन ग्राफ को डेप्थ प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको ट्रेवर्स किया और यहाँ पर एक सीक्वेंस हमें मिला, आप देख सकते हैं A C E F D B, ठीक है। So this is the depth first search algorithm that we can apply on the given graph for traversing all the nodes present in the graph, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ग्राफ है, इस ग्राफ में कितने नोड्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 नोड अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोड अवेलेबल है और स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारे पास दिया हुआ A है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, BFS एल्गोरिथम को अप्लाई करना है और सारे नोड को ट्रैवर्स करना है यहाँ पे और इसका सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आरजीबी में पूछा जाएगा। आरजीबी में एक क्वेश्चन और आ सकता है, एक ये क्वेश्चन आया भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BFS एंड DFS। तो जैसा कि मैंने आपको दोनों ही एल्गोरिथम को यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया है, तो आप इजीली इसका डिफरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस डिस्कस करते हैं। BFS स्टार्ट ट्रेवल्सल फ्रॉम द रूट नोड एंड देन एक्सप्लोर द सर्च इन द लेवल बाय लेवल मैनर दैट इज क्लोज एज पॉसिबल फ्रॉम द रूट नोड। BFS एल्गोरिथम आपकी लेवल बाय लेवल जितने भी आपके नोड अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करती है, ट्रेवर्स करती है आपके नोड्स को, और ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है, रूट नोड से स्टार्ट होती है। DFS की बात करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टार्ट दी ट्रेवर्सल फ्रॉम द रूट, इसका भी ट्रेवर्सल रूट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और एंड एक्सप्लोर द सर्च एज फार एज द पॉसिबल फ्रॉम द रूट नोड दैट इज डेप्थ वाइज। यहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करेगी, डेप्थ वाइज आपका क्या करेगी, सारे नोड को ट्रेवर्स करेगी। मतलब इसका जो ट्रेवर्सल है लेवल वाइज नहीं होता है, ये सीधे रूट को ट्रेवर्स करने के बाद सीधे डेप्थ में जाती है और डेप्थ में जो भी नोड अवेलेबल होता है उसको ट्रेवर्सिंग सीक्वेंस में लेके आती है। सेकेंड डिफरेंस देखें, BFS कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट इज FIFO इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि BFS जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए रियर एंड होता है और एलिमेंट को रिमूव करने के लिए फ्रंट एंड होता है। मतलब दो एंड होते हैं, दो अलग अलग एंड होते हैं, इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए अलग अलग, ठीक है। Whereas DFS कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मतलब DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन स्टैक का यूज करते हैं, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के इम्प्लीमेंटेशन पे काम करता है। उसका जो प्रिंसिपल है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश करने के लिए और एलिमेंट को पॉप करने के लिए, दोनों ही ऑपरेशंस के लिए हम एक ही एंड का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस देखें, BFS इज स्लोअर देन DFS एंड DFS इज फास्टर देन BFS, ठीक है। तो BFS जो है वो थोड़ा सा स्लोअर होता है रादर देन DFS, और DFS जो है वो थोड़ा सा फास्टर है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि BFS के अंदर आपका जो एक ही दो एंड यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, ठीक है। और DFS यहाँ पर फास्टर होता है क्योंकि यहाँ पर स्टैक का यूज होता है। BFS की बात करें तो फोर्थ पॉइंट की बात करें, BFS रिक्वायर मोर मेमोरी एज कम्पेयर टू DFS, ठीक है, एंड DFS रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू BFS, ठीक है। तो BFS में कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, whereas BFS रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एज कम्पेयर टू BFS। फिफ्थ जो है, मैंने दोनों का सीक्वेंस आपको बताया हुआ है, BFS के अकॉर्डिंग और DFS के अकॉर्डिंग। ये पर्टिकुलर ट्री पर अगर आप BFS अप्लाई करेंगे तो वी हैव अ सीक्वेंस A then B then C D E F, whereas if we are going to apply DFS on the particular tree we will get the
सीक्वेंस, ट्रैवर्सिंग सीक्वेंस A B D देन C E F। तो ये भी क्वेश्चन आपके RGPB एग्जाम में आ सकता है। So I hope you can understand the concept of BFS and DFS for traversing the tree as well as graph। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।